की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। समूह ग की भर्तियों में 208 पद और बढ़ाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 208 पदों में बंदी रक्षक के 47, सहायक लेखाकार के 108 पद बढ़ाए गए हैं। समूह ग की भर्तियों में लेखा परीक्षक के 53 पद बढ़ाए गए हैं। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फिर से ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दी है और 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 208 पदों में बंदी रक्षक के 47 पद बढ़ाए गए हैं। इसी के साथ साथ 18 जनवरी तक अब जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेखा परीक्षक की बात की जाए तो 53 पद इसके लिए बढ़ाए गए हैं। समूह ग की भर्तियों में 208 पद और बढ़ाए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, पिथौरागढ़ से धारचूला में सड़क हादसा हो गया है। टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। यात्रियों को छोड़कर लौट रही गाड़ी खाई में गिर गई। निगाल पानी के पास अनियंत्रित होकर खाई में गाड़ी गिरी और हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीर है जहां ये सड़क हादसा पेश आया। टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यात्रियों को छोड़कर ये गाड़ी अचानक से खाई में गिर गई। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। तो रुड़की में ऋषभ पंत हादसे पर उत्तराखंड में अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हादसे पर भाजपा सरकार को भी उन्होंने घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है। हरीश रावत ने आरोप भी ये भी लगाया है कि ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर पिछले 1-2 सालों से गड्ढा कल्चर सा आ गया है। सरकार की लापरवाही से सड़कों का हाल बेहाल है। तो ऋषभ पंत की जो गाड़ी थी वो हादसे का शिकार हुई थी, जिसके बाद अब देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि गड्ढे की वजह से ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट हुआ, जिस पर अब विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया था। तो भगवान की कृपा है, वो गंगोली हाट के रहने वाले हैं। माँ कालिंगा की कृपा है कि ऋषभ ठीक हैं और भगवान ने चाहा अगले 6 महीने बाद वो फिर चौवे छक्के लगा रहे होंगे और भारत के मान को ऊंचा कर रहे होंगे। लेकिन गड्ढे के कारण ये बात सामने आई है और राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में सड़कों में, हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। तो देखिए सवाल यह है कि आखिर हरीश रावत किस आधार पर यह कह रहे हैं कि गड्ढों की वजह से यह हादसा हुआ है। और इस सवाल को जरा समझिए कि पंत के हादसे पर सियासी बवाल क्यों हो रहा है। हादसे के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि ऋषभ पंत ने यह बताया है कि आंख झपकने की वजह से उनका यह हादसा हुआ, यानी कि नींद आ गई थी। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी जब ऋषभ पंत से मिलकर आए तो उन्होंने मीडिया को बताया कि ऋषभ पंत ने उन्हें बताया कि गड्ढा जैसा कुछ ब्लैक सामने आ गया था और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए अब जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद डीजीपी का ये बयान आया था। डीजीपी ने ये कहा था कि नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है और खुद ऋषभ पंत ने भी इस बात को माना है। लेकिन जब सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की गई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि गड्ढा होने की वजह से जो ऋषभ पंत की गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। और चलिए क्या डीजीपी ने कहा और क्या सीएम ने कहा इस पूरे मामले को लेकर, ये भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। जिन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली गई। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली गई। तो देखिए सीएम धामी के इसी बयान के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में गड्ढे का कल्चर शुरू हुआ है वो भाजपा के विकास को भी आईना दिखाता है और इस बात का सबूत ये है कि गड्ढे की वजह से एक राष्ट्रीय खिलाड़ी पता नहीं खेल से कब तक वंचित रहेगा।
खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, जैसे ही एक्सीडेंट शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है, अगर देखा जाए, इन बयानों को देखा जाए तो डीजीपी कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, कहीं ना कहीं गड्ढा वजह माना जा रहा है, लेकिन डीजीपी ये कह रहे हैं कि नींद की झपकी आने से ये हादसा हुआ है। किसकी बात पर सच्चाई मानी जाए आखिरकार? आयुषी, देखिए, सच बात तो ये है कि जब सेलिब्रिटीज़ के साथ ये सब चीज़ें, दुर्घटनाएं, ये हादसे होते हैं तो उसमें बहुत ही संभल कर, बहुत ही तकनीकी तौर पर कोई बयान आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पहले ही दिन से ये ऋषभ पंत की एक्सीडेंट मिस्ट्री बनी हुई है और ARTO उसकी तकनीकी जांच भी कर रहे हैं, उनकी जांच रिपोर्ट भी कोई सामने नहीं आई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पर एक सियासत शुरू हो गई है। अब सबसे पहले डीजीपी का बयान आता है। डीजीपी कहते हैं कि वो नींद की झपकी आने से हो गया। आखिर कैसे 100, 200, 500 मीटर में के भीतर जो 100, 200, 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई गाड़ी रहती है, उसमें अंदर कोई बैठा है, तो 500 मीटर, 100 मीटर से दूरी से कोई व्यक्ति ऐसा कैसे देख सकता है कि उसको झपकी आई और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया? तो ये विवाद जो है, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से मामला बिगड़ता गया। उसके बाद कल मुख्यमंत्री ऋषभ पंत से मिलने जाते हैं तो ऋषभ पंत के हवाले से उन्होंने ये बात कही है कि सामने कोई गड्ढा और स्पॉट जैसा था, तो उसको बचाने के लिए हुआ। इसके बाद हरीश रावत जी का साम बयान आ जाता है कि अगर गड्ढों की वजह से एक राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को नुकसान हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही निर्लजता की बात है, शर्म की बात है। अब ये तो हो गई बयानबाजी, लेकिन अभी तक भी जैसे कल ही की बात है, कल SSP हरिद्वार कह रहे थे कि वो कोई ओवर स्पीड नहीं थी। भाई, ओवर स्पीड की तो अभी जांच ही नहीं हुई। पुलिस अपने अलग अलग बयान दे रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसके बारे में लगातार अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और अभी वो उपचाराधीन है, वो वैक्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके बाद ये क्रिकेट जगत के लिए कि चौंकाने वाली बात है कि 4 दिन आज हो गए हैं कि एक्सीडेंट के कारणों का भी पता नहीं चला। और अगर वो बहुत ही महंगी और बहुत ही मजबूत गाड़ी में ना होते तो हो सकता पता नहीं आज क्या स्थिति रही होती। लेकिन यहाँ पर सियासत पूरी तरह से गर्म है और अभी तक ARTO की तकनीकी रिपोर्ट भी नहीं आई है, गाड़ी किस लेवल पर थी, कितनी स्पीड के साथ थी। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही है कि जैसे उनके एक वाहन का ऐप होता है और उसमें उनकी गाड़ी का नंबर डाला गया तो उसमें उनका पोल्यूशन भी एक्सपायर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं है। उनका कोई 2000 रुपये का चालान भी पहले कटा हुआ है, वो ओवर स्पीड का है या किस तरह का है। मतलब ऐसी भी चीज़ें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं कि उनके वाहन ऐप पर जाकर उनका नंबर डालते हैं तो उनकी गाड़ी की बैकग्राउंड आ जा रही है कि इनकी इस गाड़ी के लिए इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं, कब चालान कटा है, कब कौन सा प्रमाण पत्र एक्सपायर हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये चूँकि सेलिब्रिटी है, अभी तक इस मामले में कोई ठोस मामला सामने नहीं आ पाया है, ठोस कारण सामने नहीं आ पाया। अगर ये सामान्य व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट होता तो अभी तक सारी जांचें आपके सामने आ गई होती। फिलहाल यहाँ पर सियासत, ये एक्सीडेंट मिस्ट्री बनी हुई है और इस पर एक सियासत जारी है। हरीश रावत जी अपनी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कब आएगी, कैसे आएगी, अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं। जी आयुष। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है अजीत जी कि कब जो ये सियासी पारा है जो इस वक्त हाई है, ये कब थमता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी मामले में हरीश रावत ने नारा दिया है। हरीश रावत ने नारे के जरिए सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि वो VIP कौन जिस पर सरकार है मौन। हरीश रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस उस नारे के साथ हर महीने की पहली तारीख को कैंडल मार्च निकालेगी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और VIP का नाम सार्वजनिक करने को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में कैंडल मार्च निकाला और हरीश रावत के नेतृत्व में देहरादून गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी की है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से हरीश रावत ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हर महीने महिलाएं यहाँ जुटेंगी 1 तारीख को और 1 तारीख को मोमबत्ती निकाल करके वो VIP कौन, ये सरकार से मांग करेंगी। यदि सरकार नहीं लाएगी उस VIP को सामने और उसको कानून के हवाले नहीं करेगी तो उन्होंने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 को यहाँ महिला महाकुंभ करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ महिलाएं सीधा आह्वान करेंगी, सीधी लड़ाई।
और अगली खबर भी देहरादून से ही है। बर्खास्त कर्मचारी आज से सांकेतिक उपवास करेंगे। 2 दिन सांकेतिक उपवास करेंगे विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी। 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का भी ऐलान किया है। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी पिछले 15 दिनों से न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से आंदोलन इन कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है और आज से 2 दिन सांकेतिक उपवास रखने का भी ऐलान किया गया है। 4 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी गई है। और आपको बता दें कि पिछले 15 दिन बीत गए हैं। न्याय की मांग को लेकर लगातार जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। पूर्व आईएफएस किशन चंद की जेल में तबीयत बिगड़ गई है, ये जानकारी मिल रही है। किशन चंद को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया है। पूर्व आईएफएस किशन चंद के दिल का ऑपरेशन किया जाएगा। आय से अधिक मामले में विजिलेंस ने गाजियाबाद के वैशाली से गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था और जेल में ही अब किशन चंद की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विजिलेंस की टीम किशन चंद को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई है और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में उनका इलाज भी किया जाएगा। इस वक्त जेल में बंद है पूर्व आईएएस अधिकारी किशन चंद। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। करीब 78 एकड़ जमीन का सर्वे किया गया, जिसमें उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां अतिक्रमण है। अतिक्रमण के दायरे में 4365 मकान आ रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कवायद चल रही है। रेलवे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की निगरानी में जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। 78 एकड़ जमीन पर ड्रोन के जरिए सर्वे किया गया। अतिक्रमण के दायरे में जमीन पर बने 4365 मकान आ रहे हैं। रेलवे की जो टीम है वो ड्रोन सर्वे कर रही है, जिसमें जो उन्होंने अपनी मैपिंग किया था उसका ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी एक मैप तैयार करने के लिए ऐसा कर रही है और ये सर्वे अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। ड्रोन के जरिए उस क्षेत्र की मैपिंग की गई जहां पर अतिक्रमण किया गया है। सर्वे के आधार पर मैपिंग तैयार की जा रही है। हालांकि कांग्रेस आम लोगों के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट में सही ढंग से मामले की पैरवी नहीं की। पहले भी सरकार की लापरवाही के चलते ही एक पक्षीय निर्णय आया है। सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना चाहिए। जो हमारा सीमांकन की बात जो एफिडेविट कोर्ट में दिया गया था सरकार द्वारा कि राजस्व विभाग और रेलवे विभाग का संयुक्त सीमांकन होगा, वो कराया जाना चाहिए। और किसी को अगर अतिक्रमण के चलते हटाया जाता है तो उसको हटाना बाद में चाहिए। मलिन बस्ती अधिनियम के तहत जो हमारे सरकार का एक्ट है, जो कांग्रेस ने बनाया था 2016 में, उस एक्ट के तहत पहले पुनर्वास की बात की जानी चाहिए, उसके बाद दूसरी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उधर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसी को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों का कहना है कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना ही चाहती है तो सबसे पहले उन्हें विस्थापित किया जाए। शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया है और हर आदमी पीड़ित था। जो पीड़ित परिवार थे, महिलाएं, बच्ची है, आदमी सब सड़कों पे उतरे और शांतिपूर्वक निकाल के सब अपने अपने घर चले गए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई की तो इतने परिवार जाएंगे कहां? एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों को कहां विस्थापित किया जाएगा? एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। और इधर हरिद्वार पुलिस ने नए साल के मौके पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पुलिस ने चोरी किए गए 33 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने इन सभी मोबाइल को उनके मालिकों को लौटा दिया है। ऐसे 201 लोगों को उनके मोबाइल फोन लौटाए गए हैं। यहाँ पर जो मोबाइल खोने की सूचना काफ़ी आती है, मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है या गलती से कहीं छूट जाता है। और चूंकि मोबाइल की वैल्यू भी ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा लोगों का डेटा भी होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारी शिकायतें गुमशुदगी की लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं, थाने चौकी भी कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल और एसओजी जो मिलकर ऐसे लोग के जिनके फ़ोन खो गए हैं उसकी तलाश करती है अपने माध्यम से। और इसके बाद तलाश करने के बाद जब ये फ़ोन को आज सुपुर्द किया गया, जिसमें करीब 201 मोबाइल जो है जो हमारे जिनके खो गए थे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग भले ही अलर्ट दिखाई दे रहा हो, लेकिन रुड़की सिविल अस्पताल में पिछले साल करोड़ों की लागत से आईसीयू वार्ड शोपीस बना हुआ है।
आईसीयू वार्ड को चालू करने के लिए स्टाफ ही नहीं है, जिसके चलते 1 साल बाद भी आईसीयू वार्ड सुचारू नहीं हो पाया है, जिस पर अभी तक ताला लगा हुआ है। तो वहीं सिविल अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि कोरोना को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन ट्रेंड स्टाफ नहीं होने से आईसीयू वार्ड नहीं चल पा रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।